बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर सेमेस्टर थर्ड बीकॉम सेकेंड एंड के यू के जे यू जो सी आर एस तीनों इसी बुक से एफिलेटेड हैं। ये APC की बुक है, आप इसे ले, आर्या पब्लिकेशन। ठीक है, तो मैं इसमें सिर्फ आपको थ्योरी पोर्शन कराऊंगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए एग्जाम्स आते हैं। हर चैप्टर से करा दूंगी जो आपका मैक्सिमम, मैं ये कह सकती हूँ, आई थिंक 60 मार्क्स का आपका थ्योरिटिकल पेपर आता है और 20% ही आपका 40% ही आपका न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हम उसके बेसिस पे हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ये हमारे चैप्टर्स हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट विद द स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग, फंक्शन, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए, इस पैराग्राफ में, तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पोर्शन याद करना है कि न्यूमेरिकल डाटा बहुत एक सिग्निफिकेंट प्ले रोल करता है स्टैटिस्टिक्स की लाइन में। जो डाटा है वो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जो हमारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होके हमारे लिए एक फ्रूटफुली एक रिजल्ट के तौर पे कामयाब साबित होता है। स्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड विच डील्स विद न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिक एक ऐसी साइंटिफिक ब्रांच है जो हमारे न्यूमेरिकल डाटा से डील करती है। इस मेथड को हम एनालाइजिंग स्टैटिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम स्टैटिकल मेथड कहते हैं। और ये फ्रूटफुली यूज होता है हमारे इकोनॉमिक्स और बिजनेस में। हमारे इंपॉर्टेंट है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में, रिसर्चर्स में, सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एजुकेशन, इन सारे फील्ड में स्टैटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स किसने की थी? साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने की थी। जो हमारा स्टैटिस्टिक है वो एक इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिक्सा से हुआ है, जो जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से भी हो सकता है, जिसका मतलब एक स्टेटमेंट्स और एक पॉलिटिकल स्टेट है, और ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, हमारा मीनिंग क्या हो रहेगा डेफिनेशन और स्टैटिस्टिक्स की? स्टैटिस्टिक रेफर्स टू न्यूमेरिकल एंड क्वांटिटेटिव डाटा और टू मेथड ऑफ डीलिंग विद न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। जो हमें डिफाइन करता है स्टैटिस्टिक, जो एक सिंगुलर सेंस है, और वो हमारे टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करा जाता है। हमारी यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है सिंगुलर में और प्लूरल सेंस में। सबसे पहले आप प्लूरल सेंस में देख लीजिए, सबसे पहले वाली देख लीजिए। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। सेकेंड देख लीजिए, बाय स्टैटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डाटा अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेस। तो आप इन किन्हीं भी दो डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे कुछ डेफिनेशन के बेसिस पे हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स पे, मतलब सिंगल फैक्ट पे ही कभी भी नहीं होता स्टैटिस्टिक्स, हमेशा डबल फैक्ट्स होने चाहिए, लाइक बर्थ डेट, डिमांड, प्राइस, सप्लाई, गुड्स, सर्विसेज, इनसे एम्प्लॉयमेंट, सेल्स, इन सब पे, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन सब पे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, हमेशा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करें, मतलब इन कभी भी वो वर्ड्स की फॉर्म में नहीं हो सकते, वो हमेशा न्यूमेरिक होंगे, क्योंकि 2000 में 310 करोड़ थे, 2017 में 415 थे, इस तरह से न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होंगे। स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ मार्केट एक्सटेंड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेज। जो स्टैटिकल है वो हमारे वेरियस कॉजेज से इफेक्ट होता है। जो हमारी सीड है वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है, हमारे फर्टिलाइजर के ऊपर। अगर हमारी प्रोडक्शन की वीट इफेक्ट करती है तो पॉसिबल है कि उसका फैक्टर सेपरेट हो सकता है। तो वही है कि जब प्रोडक्शन, सेल, प्रॉफिट, एक्सपोर्ट होंगे, उन्हीं से हमारी इफेक्ट हो सकती है। स्टैटिस्टिक्स आर एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। जो हमारा स्टैटिकल है वो क्या है? एक्चुअल काउंटिंग और बेस्ड ऑन एस्टिमेशन पे है कि एक क्लास में कितने बच्चे हैं। कभी भी वो मैथमेटिकली एक्यूरेट नहीं होता, वो हमेशा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी होती है हमारी स्टैटिस्टिक्स में, जिस पे हमारा ऑब्जेक्ट, नेचर, साइज और इन्वेस्टिगेशन रिसोर्सेज टाइम हमेशा ही डिज़ायर एक्यूरेसी को वेट करता है। जो हमारे स्टैटिक्स है वो हमेशा सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करे जाते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, डाटा कलेक्ट होता है, फिर उसे स्टैटिकली उसे डेटरमाइन किया जाता है, फिर टेक्निक लगाई जाती है, फिर उसके बेसिस पे हम रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स आर मस्ट बी कलेक्टेड बाय प्री डिटरमाइंड पर्सन्स।
पर्पस, मतलब जब भी हम कोई भी स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पस होना चाहिए, इन एफिशिएंट स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तभी आप उसको कलेक्ट करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। शुड बी प्लेस इन ईच अदर, जो हमारे स्टैटिस्टिकल डाटा है वो कंपेरेबल होना चाहिए कि 2015, 16, 17, ये नहीं कि आप 2017 के खुद से ही उन्हीं से कर रहे हैं, नहीं, हमेशा 3-4 साल का एक डिफरेंस होना चाहिए जिससे आप समझ सको। तो इट इज़ राइटली सेड दैट द ऑल स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, बट ऑल फैक्ट्स न्यूमेरिकली स्टेटेड आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। अब हमारा सिंगुलर में क्या आएंगे कि बहुत सारे डेफिनेशन आएंगे। साइंस इज अ साइंस ऑफ काउंटिंग, स्टैटिक्स आर मे राइटली बी कॉल्ड एज साइंस ऑफ एवरेजेस, स्टैटिक इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशन एंड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो ये सिंगुलर सेंस में है, उसके बेसिस पे हमारी करेक्टरिस्टिक्स देखिए। कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहले हम स्टैटिक्स का कलेक्शन करते हैं, डाटा का फ्रूटफुली एनालाइज करते हैं, और जो डाटा इन्वेस्टिगेशन खुद कलेक्ट करते हैं उसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, और जब हम किसी पब्लिशर या अनपब्लिश्ड सोर्सेज से लेते हैं उसको हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन में आएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर हम उस डाटा जो हमने कलेक्ट करा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सिस्टमैटिक मैनर में प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आ सके, जिससे हम कंपैरिजन कर सके, एनालाइजेशन कर सकते हैं। उसको हम इन फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं और ग्राफिक भी दिखा सकते हैं। चैप्टर्स आएंगे आगे, आपको पता चल जाएगा। एनालाइजेशन ऑफ डाटा, एनालाइजेशन क्या होता है, जो हमारी हिडन इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपनी एनालाइजेशन से निकाल लेते हैं, लाइक डिप्रेशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे स्टैटिक्स में पता चलेंगी आगे जाके। फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं हमारे उस रिजल्ट की, कि हमने हाई डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस जो हमने एनालाइज करा तो उसे प्रॉपरली इंटरप्रिटेट कर पा रहे हैं या नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव हमें मिल रहा है या नहीं, सुटेबल डिसीजन है या नहीं, इस तरीके से। तो इसीलिए कहा गया जो बॉडी ऑफ मेथड फॉर मेकिंग वाइज डिसीजन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। स्टैटिक इज अ साइंस और आर्ट, देखिए स्टैटिक इज अ साइंस और आर्ट आर बोथ। साइंस क्यों है, देखिए जो साइंस है वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसके बीच में कॉजेस और इफेक्ट का रिलेशनशिप बहुत गहरा है। उसकी कुछ भी अटेम्प्ट करते तो उसके प्रिंसिपल और लॉज करते हैं, लाइक सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज, टेक्निक एंड मेथड आर यूज्ड आर फिक्स्ड एंड सिस्टमेटिक, यूज यूनिवर्सली एप्लीकेबल ऑफ लॉज, एनालाइजेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग फ्यूचर प्रिडिक्शंस। जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस इसलिए है क्योंकि जो फील्ड में इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, मेडिसिन में हर जगह यूज़ होता है, एक सिस्टमेटिक मैनर होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन होती है। तो स्टैटिक में कहीं ना कहीं साइंस का कुछ ना कुछ फीचर है, कुछ ना कहीं पार्ट है। जो हमारे स्टैटिस्टिक्स है वहाँ पे लॉज भी रेगुलेट होते हैं, लाइक लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमारी साइंस भी है। जो हमारी साइंस नहीं है वो हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, मतलब फिजिकली केमिस्ट्री नहीं कह सकते, बट कहीं ना कुछ टूल्स यूज़ होते हैं हमारे साइंटिफिक स्टडी के। तो हम कह सकते हैं स्टैटिक इज़ नॉट अ बॉडी ऑफ सब्सटिंग नॉलेज बट अ बॉडी ऑफ मेथड फॉर ऑब्टेनिंग नॉलेज। हम कहीं ना कहीं नॉलेज ले सकते हैं। आर्ट क्यों है, डिफाइन अ ग्रुप ऑफ सिस्टमेटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज हैविंग एपेरल यूज, जहाँ पे डाटा को कलेक्शन करा जाता है, उसका यूज़ करा जाता है एक आर्ट की फॉर्म में, और फिर उसी कंपैरिजन से हम कुछ ना कुछ मेथड लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आर्ट और साइंस के दोनों फीचर, तो हम स्टैटिस्टिक्स को साइंस भी कह सकते हैं और आर्ट भी कह सकते हैं। नाउ फंक्शंस, फंक्शन क्या है, टू एक्सप्रेस द फैक्ट्स इन नंबर। आपको ऑलरेडी पता है कि मैंने बताया था कि जो स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबर्स में ही एक्सप्रेस करी जाती है, विदाउट नंबर्स नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स होने चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, हमें अंडरस्टैंडेबल हो ताकि जो हमारा कंप्यूटेशन है वो ईजिली हो जाए, हम एवरेजेस ले सकें। प्रोवाइड कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फैक्ट, जो हमारा स्टडीज है हमेशा कंपैरिजन के लिए ही बनाया जाता है, लाइक लोकेशंस के ऊपर हमेशा कंपेरेबल होगा, अगर कंपैरिजन नहीं है तो वो मीनिंगलेस है डाटा। हेल्पिंग इन फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग है क्या, अगर हम किसी भी डाटा को एनालाइजेशन करते हैं फिर कंपैरिजन करते हैं तो हमारे फ्यूचर प्लान्स और पॉलिसीज़ के लिए हमें एक प्रेडिक्शन मिल जाती है। हम ये नहीं कि एग्जैक्टली हम प्लान कर सकते हैं, बट हमें कुछ ना कुछ आइडिया, एजम्पशंस लगा सकते हैं हमारे फ्यूचर के लिए, जो हमारी टेक्निक्स को प्लान या फ्यूचर में डिसीजन को चेंज करने में हेल्प करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़, उस डाटा कंपैरिजन की वजह से, उस एनालाइजेशन की वजह से हम कुछ ना कुछ अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बना लेते हैं, जिस वजह से हमें जो प्रॉब्लम अभी फेस करनी पड़ रही है वो तब ना फेस करनी पड़े जो हमने उस डाटा में कर दी थी पर इस साल ना हो। ठीक है। स्टडीज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्ट्स, जो हमारे टू वेरिएबल्स का हमेशा रिलेशनशिप होता है, हम टू चीज़ों का हमेशा स्टडी करते हैं, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, सेल्स वॉल्यूम एंड एडवर्टीजमेंट। इन तरह मतलब दो चीज़ों का हमेशा जिक्र होगा ही होगा स्टैटिस्टिक्स में।
इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है वो एक इंडिविजुअल की नॉलेज है, कॉम्प्लेक्स है, डिफाइन करी जाती है। AR बाउले ने कहा द प्रॉपर फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू एनलार्ज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जिस तरीके से इंडिविजुअल का इंटरेस्ट रहेगा उस तरीके से स्टैटिस्टिक्स आएगा। नाउ इंपॉर्टेंस एंड स्कोप, इकोनॉमिक्स में क्या स्कोप है हमारी स्टैटिस्टिक्स का, कि हमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, स्टैटिकल कैसे यूज़ होगा। जो स्टैटिकल है वो हेल्प करता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के पीपल को कैसे बढ़ाएं, कैसे उनसे टैक्स पे कैपेसिटी बढ़ा सकें, और हमारी जो नेशनल इनकम हो कैसे उसे कंप्यूट करना, नेशनल इनकम को, प्रोडक्ट को कैसे हमें मनी, डाटा को मनी प्रोवाइड करनी है, बैंकिंग से लेनी है, फ्यूचर पब्लिक फाइनेंस, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सबको कैसे यूज़ करना है थ्रू स्टैटिकल डाटा एंड थ्योरेटिकल मेथड। ठीक है, हमारा जो स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस है उसमें क्या है, जो हमारा इंक्रीज इन साइज बिजनेस है यूज्ड होते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर्स क्या है, प्रोडक्शन परचेज क्या है, फाइनेंस पर्सनल क्या है, अकाउंटिंग क्या है, इन सबको कंपैरेटिवली डिटेल में इंफॉर्मेशन करने के फॉर्मुलेट करता है, हमारी पॉलिसीज बनाता है। जो टाइम सीरीज का एनालाइजेशन है, फोरकास्टिंग का है, सेल्स प्रोडक्शन का इम्पेंस यूज़ है उसमें भी हेल्प करता है। प्रोडक्ट की प्राइस फिक्सेशन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बजट कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन का कंट्रोल करता है, कॉस्ट का कंट्रोल करता है आपका, अगर स्टैटिकल डाटा आपके पास हो तो। प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है, जब भी हम प्लानिंग करते हैं, हमें किसी भी चीज़ को पहले करने से पहले हमारे जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर हमारे पास स्टैटिकल डाटा नहीं है तो हम फेजिबल नहीं है उसको कुछ हम प्लान करने के लिए। हमारे पास कुछ कंपैरिजन के लिए तो हम टाइम रहते प्लान्स बना सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सकते हैं, और हम उसी एक्चुअल बजट के लाइमलाइट में रह के अपने करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रबर एंड कंपास। ठीक है, सो नाउ लिमिटेशंस क्या क्या रहेंगी। स्टैटिकल डील विद क्वांटिटिव एस्पेक्ट ऑफ फिनोमेना, इग्नोर्स क्वालिटेटिव, लाइक वो हमेशा न्यूमेरिकली डील करता है, लाइक ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी, डिफेंस, ब्लाइंडनेस, इन सबको वो इग्नोर कर देता है। एग्रीगेट्स के साथ ज़्यादा डील करता है स्टैटिस्टिक्स, ना कि इंडिविजुअल मेजरमेंट के ऊपर, मतलब सेल्स वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका एक मतलब एग्रीगेट फैक्ट्स ऑलरेडी है। ठीक है ना, जो स्टैटिकल डाटा है वो बिल्कुल ट्रू नहीं होते, ऑन एन एवरेज हमें मिल सकता है, मतलब एग्जैक्ट, मतलब अगर आपने स्टैटिकल डाटा आपके 3 ईयर्स का है, आपका रिजल्ट आता है 25,000 आपको प्रॉफिट हुआ, तो आप ये मत सोचिए कि 25,000, कहीं ना कहीं वो 24 भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वो 28 भी हो सकता है, तो वो हमेशा आपको ट्रू नहीं देंगे, बट ऑन एन एवरेज ज़रूर दे सकते हैं। कई बार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से, मतलब स्टैटिकल डाटा कई बार रॉन्ग होते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार करेक्ट ही मिले, कई बार रॉन्ग मिलने की वजह से हमारे पास जो स्टडी होती है वो हमारी गलत हो जाती है। ठीक है, जो स्टैटिकल डाटा है वो मेनली हमारे एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं अपने कंपनीज़ के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए। जो हमारा स्टैटिकल डाटा है वो यूनिफॉर्म और होमोजीनियस है, मतलब कंपेरेबल है, हम उसे कभी भी कीप ऑन चेंजिंग कर सकते हैं, मतलब वो एटमॉस्फेयर में ढल जाता है। स्टैटिक इज अ मीन एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब क्या है, सिर्फ मीन है, नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब आप क्या है कि एक टाइम पे डिसीजन ले सकते हो बट वो सॉल्यूशन नहीं है उस प्रॉब्लम का। हाँ, आपको अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मतलब आपका लॉस हो गया, तो उस टाइम पे आप कोई एक प्लान चेंज कर रहे हो स्टैटिकल डाटा की उसको देख के हुए, आप उस सिचुएशन से डील कर सकते हो, बट सॉल्यूशन नहीं है, आपको कुछ ना कुछ अच्छा एक्शन लेना पड़ेगा। डिस्ट्रफ और स्टैटिस्टिक्स, शिफ्टिंग डेफिनेशन, कई बार डेफिनेशन शिफ्ट होते रहते हैं, कई बार कंपेरिजन अप्रोप्रिएट हो जाता है, सैम्पल कई बार इनएडिक्वेट होता है, मतलब कई बार हमारे जो कॉइन है 4 टाइम्स है, 3 है, टेल 1 है, तो कई बार हमारा लक के ऊपर भी काम करता है। स्टैटिक मैनिपुलेट करता है रॉन्ग कंक्लूजन को, अगर एक फर्म का प्रॉफिट 1 लाख है, दूसरे का B है, तो हमारा जो B है ना वो बेटर वे में लेगा ही नहीं उसको, मतलब ओवर रिएक्ट ले सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, और इसमें आपके मेनली 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आएगा ये वाला, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक एंड फंक्शन एंड स्कोप। ठीक है, और एक ये, साइंस इज नॉट अ साइंस, इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, हाई क्रिटिकली, ये सब। ठीक है, तो आप ये 2 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, बाकी मैं क्वेश्चन पेपर आपको भेज दूंगी जब आपका पूरा चैप्टर ये खत्म, मतलब पूरी बुक ये खत्म हो जाएगी थ्योरी पोर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपकी तभी क्लियर कर दूंगी। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।